गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस सीखने जा रहे हैं। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बोलूं तो रेजोनेंस इज द लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ऐसा मान सकते हैं। जिस प्रकार अपनी कोई बात को कम्युनिकेट करना, किसी तक पहुंचाना भाषा के बगैर, लैंग्वेज के बगैर बहुत ही डिफिकल्ट है, उसी प्रकार रेजोनेंस के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल तकरीबन असंभव सा है, मान सकते हैं आप ऐसा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधे रेजोनेंस की बात करते हैं। हमने कुछ लिख रखा है, उसकी मदद से मैं आपको बातों को एक एक बातों को समझाता हूं। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रम यूनिट। आपको जरूर आइडिया होगा, सामान्यतः अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर काम ना कर रहा हो, जनरली बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड लेंथ की, तो जनरली सिंगल बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है, तब डबल बॉन्ड होता है लेंथ वाइज, और उसके बाद होता है ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का बड़ा होता है, तब डबल बॉन्ड, तब ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। बॉन्ड लेंथ सिंगल का ज्यादा होता है, ट्रिपल का कम होता है। बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल का ज्यादा होता है, सिंगल का कम होता है। ऐसा आप मान सकते हैं सामान्यतः। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1.20 एंगस्ट्रम यूनिट। ये बड़ा है, तब ये है, तब ये है, लेंथ वाइज। ठीक है, ये होता है ऐसा। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो जरा एक अपने प्यारे कंपाउंड को देखते हैं हम लोग। कौन? बेंजीन। बेंजीन ऐसा लिखा हमने। कोई कह रहा है नहीं, हम तो बेंजीन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अभी जो बोला उसके तहत देखिए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट होनी चाहिए। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो ये लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट होना चाहिए। ऐसे ही कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो ये लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट होना चाहिए। ये 1.54, ये 1.34, ये 1.54, ऐसा ही ये 1.34, ऐसे होना चाहिए। पर कोई कह सकता है सर ऐसा क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं आप? अगर भाई आपकी बात भी माने, ऐसा भी माने, तो ये वाला सिंगल होने की वजह से ये 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट, ये वाला डबल होने की वजह से 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट। सर आप कहना क्या चाहते हैं? जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बेंजीन अगर है तो एडजेसेंट बॉन्ड का लेंथ अलग अलग है। एक का 1.54 है तो दूसरे का 1.34 है। पर जब वास्तविकता का पता लगाया गया तो सत्य निकल के ये आया कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स in benzene are of equal length and equal to 1.39 angstrom unit. हाँ जी,
बेंजीन के वास्तविकता में बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ बराबर होता है और वो 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। मतलब ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये बेंजीन के वास्तविकता को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये कह रहा है बॉन्ड का लेंथ अलग अलग होगा, वैसे ही ये भी बेंजीन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ बराबर होता है और 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बराबर होता है। अब इसी बात को हमने ऐसे लिखा है, यहां है, जब कोई एक स्ट्रक्चर कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाए, व्हेन एनी वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। कोई एक स्ट्रक्चर जब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, देन 2 or more such structures contribute to form a final structure। तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने में, जो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करता है। जैसे ये या ये अपने आप में बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन से इनके कंट्रीब्यूशन से एक फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा जो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करेगा। कैसे सर, बताइए जरा। जैसे देखो दोस्तों, दोनों का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, इसका भी योगदान, इसका भी योगदान, इसकी भी बात चलेगी, इसकी भी बात चलेगी। अगर एक बच्चे की तरह से देखे चीजों को, छोटे बच्चे की तरह से, सर देखिए यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जहां वहां डबल बॉन्ड है यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ना पूरी बात इसकी चलेगी ना पूरी बात इसकी चलेगी, बात थोड़ी इसकी भी चलेगी, बात थोड़ी इसकी भी चलेगी। तो ना पूरा यहां डबल होगा ना पूरा यहां सिंगल होगा, डबल और सिंगल के बीच का जैसा करेक्टर होगा। तो चलो भाई ऐसा करते हैं, हमने इसको ऐसे लिख लिया, यहां की बात कर रहे हैं तो ना पूरा डबल ना पूरा सिंगल, तो हमने डबल और सिंगल के बीच का कैरेक्टर रखा। फिर सिमिलरली यहां सिंगल है और यहां डबल है, तो ना पूरा डबल होगा ना पूरा सिंगल होगा, यहां भी सिंगल और डबल के बीच का कैरेक्टर हो गया। यहां डबल है यहां सिंगल है, फिर वैसे ही यहां भी डबल और सिंगल के बीच का कैरेक्टर, सिमिलरली सिंगल है डबल है। ऐसा करते हुए हमने देखा कि हम यहां तक पहुंच रहे हैं ऐसा। और अब आप ध्यान से देखिए तो ये जैसा बॉन्ड दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है, 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 वैसा ही ये दिख रहा है। इस केस में जो दिख रहा है वो बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ आपको बराबर दिख रहा है। वही बात मैं कह रहा था आपको, ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये भी बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, पर इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। तो ये जो फाइनली बना इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो दो थे, ये जो दो जो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स। जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स है जो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स। और इनके योगदान से जो फाइनल स्ट्रक्चर बना, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसा हमने वहां बताया है। और अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आप एरो देख रहे हैं सिंबल, एक लकीर पर दोनों साइड एरो, डबल हेडेड एरो, ये रेजोनेंस का सिंबल है। ये कभी भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में यूज करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। ये नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं डबल हेडेड एरो, ये वाला, ये रेजोनेंस का सिंबल है। जिन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में लगा होता है वो दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये कौन है? हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, जो इनके कंट्रीब्यूशन से बना है।
ये पूरा फेनोमेना पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है, और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। डीलोकलाइज मतलब लोकल, मतलब एक जगह का, डीलोकल ऐसा कह सकते हैं, तो अलग अलग जगह का, मतलब कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से यहां डीलोकलाइज हो रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, इस वजह से ये पूरा फेनोमेना हो रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। एक बार फिर से, कोई एक स्ट्रक्चर कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स योगदान दिए एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने में, जो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन किया। जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स है जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे पूरी प्रॉपर्टीज को, उनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, और जो फाइनल स्ट्रक्चर हुआ जो एक्सप्लेन कर पा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये पूरा फेनोमेना पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। तो ठीक है, आप इसको मतलब नोट कर लीजिएगा। अब पहले मैं इसको मिटाता हूं। चलिए बच्चों देखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, रेजोनेंस एक रियल फिनोमेना है या हाइपोथेटिकल? मैंने कई बार ये सवाल पूछा है क्लास में पढ़ाते समय, और बच्चों को रेजोनेंस पता होता है या नहीं होता है, बड़ी विचित्र सी बात है। हर बार बच्चे आंसर देते हैं हाइपोथेटिकल। आई डोंट नो व्हाई। रेजोनेंस इज ए रियल फिनोमेना और ए हाइपोथेटिकल फिनोमेना, तो वो बोलते हैं हाइपोथेटिकल। मैं जरा क्लियर करना चाहूंगा आपको यहां, रेजोनेंस एक रियल फिनोमेना है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। इसको समझना पड़ेगा दोस्त, ये समझना नहीं पड़ेगा, रेजोनेंस की इस बात को महसूस करना पड़ेगा। कैसे? कोशिश करता हूं मैं, आप भी कोशिश करें। जैसे आप ऐसे समझें कि मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, फैन घर में है, घर में जो फैन होता है जो मूव करता है, तो अगर फैन रुका हुआ है, फैन के ब्लेड्स ऐसे हैं, रुका हुआ फैन है, ठीक है, हम इसको देख पा रहे हैं, ये ब्लेड ये ब्लेड ये ब्लेड, सब ब्लेड्स नजर आ रहे हैं, तीनों ब्लेड। हमने इसको घुमाया, थोड़ा सा पुश किया हैंड से, अब ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये भी देख पा रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं। थोड़ा और पुश किया, ब्लेड्स अब हम दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ब्लेड्स हमें क्लियर दिख रहे हैं, तीनों ब्लेड्स। हमने स्विच को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा और फैन घूमने लगा। तो जो हम ऐसे देख रहे थे वो स्लोली घूमना शुरू किया, ऐसे ऐसे ऐसे, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अब वो घूमने लगा, फील करिए जरा। तो अब वो घूम रहा है, तो क्या आप उसके ब्लेड्स देख पा रहे हैं? आपको ब्लेड्स दिख रहा है? नहीं सर, वो तेजी से घूमने लगा, ब्लेड्स नहीं दिख रहा है। अब अगर मैं रिलेट करूं इसको आपको, तो आप इसको ऐसे देखिए। जब ये पहला फॉर्म था, जब ब्लेड्स देख पा रहे थे आप, तीनों ब्लेड्स अच्छे से विजिबल थे, ये इसको मैं रिलेट करूंगा कि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा है। जब फिर फैन को हमने घुमाया तो ये दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा हो गया, थोड़ा और घुमाया, ये तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा हो गया, ये दिख रहा है हमें। लेकिन जब हमने स्विच ऑन किया तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरे में, फैन के एक स्टेटस से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, वो तेजी से कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, तेजी से कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, तेजी से कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हम अब ब्लेड्स को नहीं देख पा रहे
क्योंकि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा है। इंटर कन्वर्जन इतना फास्ट है, ध्यान देंगे दोस्तों, कि एक स्ट्रक्चर ने अपना एग्जिस्टेंस लूज कर दिया। क्यों लूज कर दिया? क्योंकि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पहले, इनके बीच में जो समय अंतराल था वो बहुत कम हो गया। अब मान लो घूम रहा है, फैन घूम रहा है तेजी से, और हम कहें क्या ये फैन का घूमना रियल है या हाइपोथेटिकल? भाई उस फैन में हाथ डालो, पता चल जाएगा रियल घूम रहा है या हाइपोथेटिकल। समझ रहे हैं आप? एक्चुअली क्या है, फैन का जो एक स्टेज था वो दूसरे में तुरंत कन्वर्ट हो गया, दूसरे ने तीसरे में कन्वर्ट कर दिया। इसके सबके योगदान से जो अब घूमता हुआ नजर आ रहा है, वो फैन जो घूम रहा है तेजी से, हम ब्लेड्स नहीं देख पा रहे हैं, वो रेजोनेंस हाइब्रिड के समान है। वो घूमने वाला फेनोमेना रेजोनेंस के समान है, और जो इंडिविजुअल देख पा रहे थे आप, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के समान है। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एनर्जी का गैप इतना कम होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो रैपिडली कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। इस वजह से इंडिविजुअल फॉर्म अपना एग्जिस्टेंस लूज कर जाता है। जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो उनके योगदान से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्यों? क्योंकि एक से दूसरे में तुरंत बदल जा रहा है, उन्होंने अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लूज कर दिया। और रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है कौन? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस इज ए रियल फेनोमेना, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। दे लूज देयर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपको इसको फील कराने के लिए। मान लीजिए कि आप स्टेयर्स चढ़कर, सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। अगर मैं आपसे पूछूं आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए, आप कह सकते हैं कि मैं 20 सीढ़ियां चढ़कर आया, 15 सीढ़ियां चढ़कर आया। क्यों? क्योंकि हर सीढ़ी की कुछ हाइट है। आप समझिए जरा, हर सीढ़ी की कुछ हाइट है। एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, आप गिन सकते हैं। 20 स्टेयर्स और 15 स्टेयर्स आप कह सकते हैं। अच्छे समझिएगा एग्जाम्पल। अगर सीढ़ियों की हाइट घटा दी जाए, थोड़ा घटा दी गई, बताओ दोस्तों नंबर ऑफ स्टेयर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर सीढ़ियों की हाइट कम होगी तो स्टेयर्स की संख्या ज्यादा होगी। सीढ़ियों की हाइट और कम कर दी, और कम कर दी, और कम कर दी। सर कितना कम करें सर? ध्यान से सुनिएगा। इतनी कम कर दी कि अगर सीढ़ियों की हाइट h कही जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या लगेगा आपको? आप देखिए, आप समझिए, सीढ़ियों ने अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लूज कर दिया। सीढ़ियों ने अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लूज कर दिया। क्यों? एक सीढ़ी दूसरे में बदल गई, दूसरा तीसरे में बदल गई, तीसरा चौथे में बदल गई। सीढ़ी एक रैंप में कन्वर्ट हो गया, एक स्लोपी एरिया में, एक स्लोपी जोन में कन्वर्ट हो गया। हर सीढ़ी ने अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लूज कर दिया। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो यहां जो इंडिविजुअल सीढ़ियां थी वो नहीं दिख रही, वो हाइपोथेटिकल हो गई। लेकिन क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 था, सीढ़ियों से बनने वाला रैंप दिख रहा है, वो रियल है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या चीजें होती हैं। मैं जरूर ये पॉइंट लिखना चाहूंगा, एक लाइन। क्या? रेजोनेंस इज ए रियल फेनोमेना बट resonating structures are hypothetical। क्यों भाई? इन रियलिटी
ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट। सच्चाई क्या है? रियलिटी में सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन resonating structures is so small that they lose their इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, एक से दूसरे में तुरंत बदल जाते हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर इसको और थोड़ा सा एक लाइन को क्लियर करें। याद रखिए दोस्त, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एनर्जी का गैप एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम, एक लिमिट से ज्यादा नहीं। आप ऐसे समझिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एनर्जी का गैप एक लिमिट से अगर ज्यादा होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने लगेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? रेजोनेंस का मूल सिद्धांत क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते। आप ऐसे समझो ना, सीढ़ियों के बीच का हाइट अगर थोड़ा बढ़ा दें तो सीढ़ियां दिखने लगेंगी। सीढ़ियां नहीं दिखनी चाहिए, रैंप दिखना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं दिखने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब वो एक से दूसरे में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सके, और ये तभी संभव है जब उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम हो। अगर ज्यादा होगा तो रेजोनेंस के मूल सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। ये बात ध्यान रखिए। लेकिन यहां एक पॉइंट और है कि सर ने बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एनर्जी का गैप कम होना चाहिए, पर कम में भी तो किसी का एनर्जी ज्यादा और किसी का एनर्जी कम हो सकता है। कम में, उस दायरे में ही कोई किसी की एनर्जी ज्यादा, किसी की एनर्जी कम। एक बात तो सभी जानते हैं कि अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलो मान लो एक कंपाउंड है, आप देखिएगा, जैसे हम लोग हाइट मेजर करते हैं नीचे से, वैसे आपको दिखाता हूं। एक कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां है, तो इसकी एनर्जी मान लो नीचे से हम मेजर कर रहे हैं दिस मच। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, तो इसका मतलब इस दूसरे वाले की एनर्जी उससे कम हुई ना। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसकी एनर्जी और कम हुई। ठीक है, अब दोस्तों हिसाब से अगर देखें तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इससे थोड़ा इसकी एनर्जी कम हुई तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इससे थोड़ा और कम हुई इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो इसकी एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी और ज्यादा। यही है। क्या इससे कम, अगर यही तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, इसकी एनर्जी सबसे कम है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसकी एनर्जी सबसे कम है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल कोई है क्या? हाँ है ना दोस्त, है ना। कौन? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्यों ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, आप भूल गए क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो जो रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी ना। तो जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी ज्यादा होती है। यह बात ध्यान रखना है। तो चलो दोस्त, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन तीनों में एनर्जी इसकी कम और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इससे भी एनर्जी वाइज नीचे है रेजोनेंस हाइब्रिड, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है,
इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, हाँ है। इस एनर्जी डिफरेंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। एक और बात, रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, अभी के लिए आप ऐसे समझ लो थोड़ा सा, है ना, बाद में अच्छे से और बताएंगे। क्या सर ये रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हुई, कैसे? तो सर अगर ऐसा हो गया, अब देखो ये एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मोस्ट स्टेबल, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों के बीच का एनर्जी का गैप रेजोनेंस एनर्जी। अगर ये रेजोनेंस एनर्जी का गैप बढ़ गया, यहां आ गया, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी घट गई, रेजोनेंस हाइब्रिड और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसीलिए बुक्स में लिखा रहता है मोर रेजोनेंस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच के एनर्जी के गैप को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कंफ्यूज मत करिएगा। तो हम यहां लिखना चाहेंगे सॉरी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर and resonance hybrid is known as resonance energy, is known as resonance energy। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में। मैं इसको रब कर रहा हूं जरा। फिर मोर विल बी द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द stability of the compound। रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड उतनी ज्यादा। एक और बात समझिएगा जरा, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो था वो एनर्जी वाइज सबसे नीचे था, उसके नीचे भी था रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर के काफी नजदीक ये है, तो इसका गुण कंपाउंड में ज्यादा आएगा। इस बात को ऐसे समझिए, किसी पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स की विचारधारा मिल करके पार्टी की विचारधारा बनती है। यहां पार्टी की विचारधारा रेजोनेंस हाइब्रिड जैसी हो गई और लोग जो हो गए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे हो गए। अब सब लोग योगदान दे रहे हैं, सब लोग, लेकिन उस आदमी का योगदान, उस मेंबर का योगदान, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जो पार्टी में ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी सोच ज्यादा चलती है, आपने देखा ही होगा। तो इसका मतलब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका योगदान, कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होता है। आगे चलकर क्वेश्चन आएगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया गया, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया गया, बोला कंपेयर करो इनकी स्टेबिलिटी, कंपेयर करो। अब मैं यहां कहना चाहूंगा जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में योगदान भी ज्यादा होगा, मोर कंट्रीब्यूटिंग नेचर का होगा। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मोर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये लाइन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसका योगदान भी रेजोनेंस हाइब्रिड में कम होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है,
कंपेयर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। दिस क्वेश्चन इज सेम, इसकी भाषा को ऐसे बदल के लिखे, सेम ही है, कंपेयर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। कहने का मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मोर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। आपको ये समझना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसको नोट करें। हम लोग अब चलेंगे कुछ देर में, इसको आप नोट कर ले तो, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जरा कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में चलेंगे। जरा इसको पहले मैं रबी कर देता हूं। चलिए दोस्तों, हमने रेजोनेंस के बारे में कुछ अभी बात किया था। अब हम लोग रेजोनेंस की कंडीशंस पर आते हैं। रेजोनेंस कराने के लिए कुछ कंडीशंस का फॉलो होना जरूरी है। 5 पॉइंट्स है, मैंने नोट डाउन कर दिया है। मैं आज के लेक्चर में 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 1st और 2nd पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं 3rd पॉइंट पे। हमें कैसे पता चलेगा, रेजोनेंस तो है पर कैसे पता चलेगा कहाँ रेजोनेंस होगा, कैसा होगा, नहीं होगा, देखना है उसको। अब जैसे देखिए एक ये एग्जांपल, अगर इन दोनों को देखें तो ये किसका सिंबल है? अगर दो स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा होता है तो किसका सिंबल होता है? रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। ये सिंबल ये बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हैं। नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये रूल नंबर 3rd वायलेट कर रहा है। रेजोनेंस के लिए 5 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। ये रूल नंबर 3rd वायलेट कर रहा है। क्या रूल नंबर 3rd कहता है? कि रेजोनेंस में एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेजोनेंस में एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट में बदलाव हो सकता है, वही अलाउड है। अब देखो दोस्त, ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगले वाले में यहां 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहां से उठकर यहां आ गया ऊपर, देखो देखो। तो यानी कि ये दोनों में अगर देख रहे हैं तो एटम की अरेंजमेंट में बदलाव आ गया है। जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ था अब कार्बन से ना जुड़ करके ऑक्सीजन से जुड़ गया है। तो ये रेजोनेंस में अलाउड नहीं है। जो एटम जिस एटम से जुड़ा हुआ है दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी वो उसी से जुड़ा होना चाहिए। एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं कर सकते। जो बदलाव होगा वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में होगा। तो इसलिए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम इसको देखें, अगर इसको देखें हम, ये है, और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, अब दोस्तों ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये सिंबल बता रहा है ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। कैसे सर, समझाइए। देखो बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर कैसे किया जाता है ये हम आपको आगे सिखाएंगे। आज मेरा मकसद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सिखाना नहीं है। आज मेरा मकसद है इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मीनिंग को समझना। अब देखिए, जैसे इस कार्बन पर आते हैं, कहानी जरा सबकी देख लेते हैं इसको समझाने के लिए। इस कार्बन पर 2 H थे, यहाँ भी 2 H हैं, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ CH3, C पर 3 H है, यहाँ भी C पर 3 H है। तो एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं आया। फिर सर समझाने के लिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ जरा,
CH3C डबल बॉन्ड O CH2 पे माइनस। आप सभी जानते हैं माइनस का मतलब क्या है। यहां माइनस का मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है और एक इसने किसी से लिया है। एक इस कार्बन का है और एक इसने किसी से छीना है, इस वजह से माइनस है। माइनस का मतलब वहां एक लोन पेयर है, एक लिया है और एक किसी से छीना है। अच्छा, अब आगे सर, ये कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में हम लोग सभी जानते हैं 4 ऑर्बिटल होते हैं। इसके 4 ऑर्बिटल ने चारों इलेक्ट्रॉन की मदद से बॉन्ड बना रखा है। ऑक्सीजन के पास भी 4 ऑर्बिटल होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उसके पास 6 होते हैं, 2 2 4 और 2 6। समझ में आ रहा है कहानी? सर ये लोन पेयर माइनस वाला है, ठीक है। अब देखिए आराम से, इसने अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन रखा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक रखा एक इसको दिया। तो दोस्तों याद करो, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पहले से इस पर क्या चार्ज था? माइनस। जब दिया तो क्या आया? प्लस। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ये न्यूट्रल हो गया, पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा ना। 2 थे, 2 में भी एक किसी से छीन के लाया था, इस वजह से माइनस था। एक रखा, एक अगले वाले को दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों के माध्यम से इसने बना लिया बॉन्ड, ये न्यूट्रल हो गया। इस कार्बन पर आते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन तो लिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास ऑर्बिटल खाली नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? ऑर्बिटल जब खाली नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? कोई घर में अगर कमरे जितने हैं वो सारे फुलफिल्ड है लोगों से, और फिर बाहर से किसी आदमी को ला रहे हैं, तो उस घर से किसी को निकालना पड़ेगा तभी तो ला सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया लेकिन इसका ऑलरेडी ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड था, तो इसने अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। जैसे बॉन्ड ये वाला तोड़ा तो यहां एक इलेक्ट्रॉन और यहां एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के थे। इस कार्बन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये 2 लोन पेयर मिटा देते हैं, ये तो हमें पता है ही कि ऑक्सीजन के पास है। कहानी क्या हुई? ये कार्बन ये वाला जो देख रहे हैं आप, 4 बॉन्ड बना रहा था। एक इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव वाला लिया जिसके थ्रू इसने बॉन्ड बनाया, लेकिन जैसा ऐसे किया तो इसके पास जितने ऑर्बिटल थे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगे, तो इस वजह से इसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया। बॉन्ड तोड़ने के बाद बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक कार्बन का था। कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी इसने ऑक्सीजन को दे दिया। तो जब दे दिया तो इस ऑक्सीजन ने लिया, लेने की वजह से क्या हो गया? माइनस। और इस कार्बन पर क्या आया? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन उधर से लिया था, इस वजह से माइनस, और अपना एक दिया, इस वजह से प्लस, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। कहानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया, यहां से ये बन गया। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपल सी बात, इससे ये बना, एटम के अरेंजमेंट में बदलाव नहीं आया। फिर किस में बदलाव आया? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में बदलाव आया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ाया, बॉन्ड बनाया, इसके पास ऑर्बिटल खाली नहीं था, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ करके आगे बढ़ा दिया। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, एटम का मूवमेंट नहीं हुआ। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठहरिए, ऐसा बोलने से पहले ठहरिए, आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। यहां सिर्फ तीसरा नियम फॉलो हुआ है। रेजोनेंस के लिए 5 नियम फॉलो होने चाहिए, ये सिर्फ तीसरा नियम फॉलो हुआ है। अभी नहीं कह सकते कि यहां रेजोनेंस हो गया है। हाँ, लेकिन हम देखेंगे, अभी तो हम पढ़ा ही रहे कि इस केस में 5 नियम फॉलो होते हैं, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां एटम की अरेंजमेंट में बदलाव आया जो रेजोनेंस में अलाउड नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 हमने समझा दिया, एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे। अब पॉइंट नंबर 4, मान लीजिए हमने एक ये एग्जांपल लिया।
हाँ दोस्तों देखिए जरा, इन दोनों में अंतर क्या है? सब कुछ तो सेम दिख रहा है सर, यहां नाइट्रोजन है और यहां फास्फोरस है, बस अंतर तो यही है, बाकी तो जैसे लिखा है सब सेम लिखा है। किताब कहता है ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने इसको काट दिया, इसका सिंबल तो समझ ही रहे हैं, ऐसे काट दिया तो, और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब आप पूछेंगे सर सब कुछ तो सेम है, यहाँ नाइट्रोजन था यहाँ फास्फोरस है, दोनों में अंतर क्या आ गया? दोस्तों ऐसा है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इससे आपने इसको बनाया कैसे। मैं समझाता हूं, आप समझेंगे। देखो बेटा, यहां जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? इस पाई बॉन्ड का मतलब हुआ कि इस पाई बॉन्ड को बनाने में ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये एक कार्बन का, इस वाले कार्बन का, एक इस वाले कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये लूज कर दिया, तो जिसने लूज किया इस पर क्या आएगा? प्लस आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, इसने यहां दिया और यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आगे बढ़ा दिया। कैसे? मैं अगर ऐसे लिखूं, यहां देखिए, ये बॉन्ड टूटा, यहां इसका एक इलेक्ट्रॉन था, यहां इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज किया तो इस पर क्या आ गया? प्लस आ गया, और इसने लिया, इसने लिया तो लिया और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया, लिया और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया। इस कार्बन की कहानी लिया और दिया, इस कार्बन की कहानी लिया और दिया, तो ये न्यूट्रल का न्यूट्रल रह गया, इसने दिया इसलिए इस पर प्लस आया। इस नाइट्रोजन ने लिया तो इस पर एक माइनस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। तो देखो ये दोस्त ये बन गया। कैसे बना ये मैंने आपको समझाया। ऐसा ही इस केस में भी हुआ, सिंपल बात, ये दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, इसने लूज किया इसलिए प्लस आया, ये जो लूज किया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हुए यहाँ आगे बढ़ा दिया, तो इस कार्बन की स्थिति जैसी थी वैसी रह गई, लिया और दिया। इस फास्फोरस ने एक लिया तो लेने की वजह से माइनस आया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और ये स्थिति आ गई। अब ये तो समझ में आ गया सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, पर एक अंतर है दोस्त, आपने जरूर पढ़ा होगा, ध्यान से देखे, यहां नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, 3 और 2 5, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं, वो किसी भी हालत में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। आपने क्या किया? बनाते बनाते 5 बॉन्ड बना दिया। यही पॉइंट 4 कह रहा है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रॉपर लिव स्ट्रक्चर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एटम के पास जितने ऑर्बिटल हैं उससे ज्यादा बॉन्ड बना दे। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 ऑर्बिटल है, किसी भी सूरत में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। आपने यहां बनाते बनाते 5 बॉन्ड बना दिया, इसलिए यह गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फास्फोरस में कैसा हो गया सर? फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसमें एस और पी के अलावा डी भी होता है, जिस वजह से वो 5 बॉन्ड बना सकता है। आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में एक बड़ा सुंदर सा सवाल आता है, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। PCl5, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है इसलिए PCl5 होता है, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता इसलिए NCl5 नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चर सही है, ये गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर लिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्रॉपर लिव स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। 4th पॉइंट भी क्या है? 2 पॉइंट अभी मैंने समझाया। एक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं आना चाहिए। दूसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट में बदलाव आ सकता है। ये तो दोनों एक ही पॉइंट में बताए। दूसरा बताए, कभी भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बनाएं जिसमें
जितने ऑर्बिटल हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, उससे ज्यादा वो बॉन्ड बना रहा है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, कभी भी ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल ऐसा रहता है, नाइट्रोजन कभी भी गलती से भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। फोर्थ एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कंपाउंड देखिए, यहां आते हैं इस कार्बन पे। देखो भाई, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड के अलावा 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे 2 1 3 बॉन्ड के अलावा एक और हाइड्रोजन है। यहां 2 1 3 और एक हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन। ध्यान रखिए, मैं इसको जरा एक बार फिर से लिखता हूं आपको समझाने के लिए कैसे बनाया इससे। ये देखो, आपको समझा रहे हैं। मान यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 है, यहां 1 है और यहां 2 है। ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। ठीक है, हाँ। सपोज कीजिए कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो जब लूज कर दिया तो लूज करने वाले पे क्या आएगा? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, इस कार्बन को दिया, और ये इलेक्ट्रॉन इसने फिर आगे बढ़ा दिया। इस कार्बन ने लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ा दिया जो लूज किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है दोस्त? इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन रखे हैं, 2 1 3 और एक हाइड्रोजन 4 ऑर्बिटल 4 बॉन्ड। क्या इसके पास ऑर्बिटल खाली है? नहीं है, नहीं है सर। बॉन्ड बनाएगा कैसे? अभी तो सिखाया था कैसे बॉन्ड बनाएगा। घर है नहीं, अतिथि को ला रहे हैं, तो जो घर में ऑलरेडी है उसको पहले विदा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, ये बॉन्ड को तोड़ा। इस बॉन्ड में इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे और इस कार्बन के, इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन तो यहीं हो गया और इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया। स्थिति क्या? इसने लूज किया तो प्लस आया, इसके पास अपना वाला है, इसने इसका लिया और आगे बढ़ा दिया। तो सर इस पर 4 जाना चाहिए था, सर 4 जाना चाहिए था क्योंकि इसने लिया है सर, लेकिन इसने लिया और अपना वाला बॉन्ड तोड़ करके इसने आगे बढ़ा दिया, तो ये भी न्यूट्रल रह गया क्योंकि लिया और दिया। फाइनली चार्ज आया कहाँ? यहाँ आया, क्योंकि फाइनली इसने लिया है। तो चलो इसको हमने लिख दिया माइनस। इन दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इन दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ये बॉन्ड बना लिया। ये देखो कैसे बना है। इससे ये कैसे बना समझ में आया? लूज किया, इसने लिया और आगे बढ़ा दिया। इसके पास ऑर्बिटल नहीं था खाली, तो इसने लेने ही अपना बॉन्ड तोड़ा, तो ये इसने लिया और दिया, जिस वजह से ये न्यूट्रल रह गया। और इसने फाइनली लिया तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, और ये दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया। कैसे ये बना समझ में आया? आया सर, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट चेंज होने से हुआ है, और वो तो रेजोनेंस में अलाउड है ही। दोस्तों बताने की जरूरत नहीं, ये जो ड्रामा इधर से हमने किया है, अगर यही काम हम अगर इधर से करें तो ये बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा, ये तो समझाने की जरूरत नहीं, बन जाएगा। बड़ी बात ये है जो हमने इसको लिखा है। कैसे सर? अब सर मेरे मन में एक विचार आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर ये है सर, अगर इसको हम ऐसे दिखाएं, ये बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ऐसे ही ये बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो सर इन दोनों कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो ऐसा हो गया। ये भी तो होना चाहिए, बिल्कुल। अब किताब क्या कहता है? वो कहता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर वो इसको काट देता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। क्यों नहीं है? उसके लिए रूल नंबर 5 यूज किया जाता है एक्सप्लेनेशन के लिए। देखो भाई, वो कह रहा है हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अब यहां देखें, यहां अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड माने अकेला। बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, बॉन्ड बन रहा हो तो भी 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, पेयर से बनता है, बॉन्ड पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, लोन पेयर हो गया। बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर, दोनों पेयर है। अनपेयर्ड मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन। यहां तो अनपेयर्ड है ही नहीं सर। यहां कितने अनपेयर्ड सर? माइनस में, अरे माइनस में तो सर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी अनपेयर्ड नहीं है। लोन पेयर है, अनपेयर्ड नहीं है। प्लस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो यहां तो अनपेयर्ड की बात ही नहीं है सर। यहां अनपेयर्ड नहीं है सर, यहां है ना सर, है ना। ये रहा एक अनपेयर्ड अकेला और ये रहा दूसरा अनपेयर्ड। 2 अनपेयर्ड है सर, 2 अनपेयर्ड। ये इसलिए नहीं बना रहे हैं। इसमें 0 अनपेयर्ड, इसमें 0 अनपेयर्ड, इसमें 0 अनपेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे सोचते हैं कुछ बच्चे कि एक अनपेयर्ड ये है, एक अनपेयर्ड ये है, दोनों मिलकर पेयर्ड हो गया। ऐसे थोड़ा ना होता है। मान लो एक अंकल जी उधर जा रहे हैं, एक आंटी जी उधर जा रही हैं, दोनों मिलकर पेयर थोड़ा ना हो जाएगा दोस्त। ऐसे समझो इसको। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये दोनों पेयर्ड हो गए। ये 2 अनपेयर्ड है, इसलिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। एक बार मैं फिर से आपसे पूछता हूं, ध्यान से सोच के बताइएगा, क्या रेजोनेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये मत बोलिएगा नहीं हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जितना एक स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड होगा उतना ही दूसरे में होना चाहिए। अगर एक में अनपेयर्ड 0 है तो दूसरे में भी अनपेयर्ड 0 होना चाहिए। इसमें अनपेयर्ड 0 था, 0 था, 0 था, यहां 2 हो गया, गड़बड़ी है। अगर इसमें भी एक अनपेयर्ड होता, इसमें भी एक अनपेयर्ड होता, इसमें भी एक अनपेयर्ड होता, इसमें भी एक अनपेयर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अनपेयर्ड हो सकता है, पर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। मैंने 3, 4, 5 पॉइंट्स बता दिया आपको। एक बार जल्दी से रिव्यू करा दे। 3rd पॉइंट, एटॉमिक अरेंजमेंट का बदलाव नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का बदलाव हो सकता है। 4th पॉइंट, जो भी स्ट्रक्चर बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो प्रॉपर लिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि जितना उसके पास ऑर्बिटल है उससे ज्यादा वो बॉन्ड बना रहा हो, ऐसा अलाउड नहीं है। और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में 3 पॉइंट्स मैंने बता दिया है, होपफुली आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको यह बात समझ में आई तो आप जरूर इस लेक्चर को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियोस बिना इंटरप्शन के मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को समझेंगे।